वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में फिर से। पिछले स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। हमारा नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, H1 होता है जो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। H0 यानी नल हाइपोथेसिस को हमें डिस्प्रूव करना होता है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जैसे ही नल हाइपोथेसिस डिस्प्रूव हो जाता है खुद में वैलिड हो जाता है या प्रूव हो जाता है। तो हमने उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट पढ़े थे, जैसे जो स्मॉल सैंपल टेस्ट था और लार्ज सैंपल टेस्ट थे। और हमने कल जो है अपना स्पेसिफिकली टी टेस्ट को डिस्कस किया था, जो हमारे स्मॉल सैंपल साइजेस के लिए यानी कि n जो है हमारा यानी सैंपल साइज जो है वो 30 या 30 से छोटा होता है। आज हम अपना z टेस्ट करेंगे जो लार्ज सैंपल्स के लिए यूज किया जाता है, यानी जब हमारा जो सैंपल साइज है यानी जो n है हमारा वो 30 से ज्यादा है। आइए डिस्कस करते हैं z टेस्ट को। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये दिया किसने था। तो हमें जो z टेस्ट था वो रोनाल्ड फिशर जो स्टैटिस्टिशियंस है उन्होंने दिया था। एंड दीज टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल कोएफिशिएंट कोरिलेशंस। तो दो सैंपल कोएफिशिएंट कोरिलेशंस के बीच के अंदर जो है वेरिएंस निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, तो हम जो है z ट्रांसफॉर्मेशन या z टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। It helps to know about the value of population correlation coefficient P। पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है P से डिटरमाइन किया जाएगा बिटवीन टू वेरिएबल x और y। तो दो वेरिएबल्स हैं जिसके बीच में जो पॉपुलेशन का कोरिलेशन है, उसका कोफिशिएंट जो है उसके बीच में जो है उसकी वैल्यू जो है वो पता करने में हमें मदद करेगा। तो एप्लीकेशंस देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है इसको। तो दो एप्लीकेशंस हैं। तो नंबर 1 टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का अगर हाइपोथेसिस जो हमें चेक करना है तो वो चीज है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो ये वाला किया जाता है। और उसके बाद दूसरा जो चीज आती है वो आती है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो एग्जांपल जो है उससे ये यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। तो हमें जो आर दे रखा है यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, पियर्सन वाला आर डिस्कवर्ड इन अ सैंपल ऑफ 25 पेयर्ड ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट द हाइपोथेटिकल कोरिलेशन P। तो हमें P दे रखा है, हमें R दे रखा है और हमें सैंपल का अपना जो है साइज दे रखा है 25। तो आइए देखते हैं। तो हमारा H0 जो हो जाएगा यानी नल हाइपोथेसिस हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 जो हमें दे रखा है, यानी हमें इसको जो है डिस्प्रूव करना है। और जो हमारा H1 हो जाएगा यानी ऑल्टरनेट हो जाएगा वो नॉट 0.2 हो जाएगा, यानी कि हमें जो है इसको डिस्प्रूव करना है। तो इसके अलावा कुछ भी अगर होता है तो वो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस माना जाएगा। स्टेप 2 आ जाते हैं। The value of R and P are given in the question. Now by using the formula, the value of R and P are changed into Z transformation। तो फॉर्मूले में जो हम प्लेस कर देते हैं, जैसे 1 माइनस 1.1513 जो है जो ये ऊपर दिया है log 10 1 प्लस इस तरह से जो दे रखी है हमें वैल्यूज, इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट कर देंगे उन चीजों की, जैसे यहाँ पर जो है ये डब्बे जो दे रखे हैं आपको, इसके अंदर जो है वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर P और हमारे जो R है उनकी वैल्यूज प्लेस करेंगे। तो आइए प्लेस करते हैं। यहाँ पर R है यानी कि जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, और यहाँ पर हम P की वैल्यू यानी कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसकी वैल्यू जो है प्लेस कर देंगे। तो 1.1513 मल्टीप्लाई log 10 यानी कि 10 log ऑफ 1 प्लस 0.9 और माइनस कर देंगे जो है 1 माइनस 0.9 से। और सिमिलरली इधर जो है हमारा जो H0 है नल हाइपोथेसिस है उसके साथ ही वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो हमारे जो ये आंसर्स हैं वो इस तरह से आ जाएंगे। तो हमारा जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो Z ट्रांसफॉर्मेशन है वो आ जाएगा 1.4722, और सिमिलरली जो हमारा P है नल हाइपोथेसिस है उसका आ जाएगा 0.2027। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, यानी कि ये जो वैल्यू है Z की ये वाली, इसको यहाँ पर जो है R लिख सकते हैं आप और इसको जो है यहाँ पर P लिखेंगे। एंड नाउ पुट दीज वैल्यू इनटू फॉर्मूलाज। तो ये फिर से हमने जो है फॉर्मूलेज की वैल्यू इसके अंदर प्लेस कर दी है। तो यहाँ पर जो है हमारा आया 1.4722, हमने इसको यहाँ रख दिया, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, और जो हमारा आंसर है वो इस तरह से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब देखते हैं इसकी कंक्लूजन जो है वो क्या निकली। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z इज मोर देन 1.96। तो 1.96 जो है हमारी वैल्यू ज्यादा है। वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट 5% एंड कंक्लूडेड दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। उसके बाद दूसरा तरीका आ जाता है द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। तो इस तरह से जो है सिमिलरली वही जो है फॉर्मूला है उसको अलग से जो रिप्रेजेंट किया गया है, बस फर्क इतना है यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट है। पिछले वाले जो टेस्ट था उसके अंदर जो है एक ही हमारा ये रहा कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो एक ही था, वहां पर जो है 2 है। इस तरह से जो है यहाँ पर एक फिर से क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्या करना है। द फॉलोइंग डाटा गिव सैंपल साइजेस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू यूजिंग फिशर्स Z टेस्ट। उसके बाद हमें सैंपल साइज है 8, वैल्यू है R की यानी कोफिशिएंट की। तो हमें यहाँ पर दो कोफिशिएंट के दो कोरिलेशन के कोफिशिएंट जो है वो गिवन है और दो अलग अलग सैंपल साइजेस हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा तरीका यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे हम सवाल को सोल्व करने में। तो हमने फिर से जो है अपना H0 सेटअप कर लिया, H1 जो है उसके ऑपोजिट सेटअप कर लिया। उस तरह से जो वैल्यू है हमारी n यानी कि जो सैंपल साइज है वो 8 है और दूसरा है 19, ये हमारे n हो गए।
और वैल्यू ऑफ आर हमें यहाँ दे रखी है, तो सिंपली जो है हम यहाँ पर वैल्यूज जो है पुट कर देंगे और पुट करने से हमें जो वैल्यूज है वो Z1 Z2 की आ जाएंगी। Z1 और Z2 को फिर अल्टीमेटली जो है यहाँ पर जो है ये Z है, यहाँ पर Z है, ये Z1 है, ये Z2 है। यहाँ पर जब हम वैल्यूज प्लेस कर देंगे इसकी तो हमारे पास जो है कोफिशिएंट जो है उसका निकल कर आ जाएगा 0.738। तो ये जो है 1.96 से लेस देन है, तो यहाँ पर जो है नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे और जो हम बताएंगे कि जो कोरिलेशन है उसके अंदर सिग्निफिकेंटली जो अलग आ रहा है हमारा आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस के लिए गिवन है, एक बार आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हमारे यूनिट 3 पर, जो कि है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वगैरह इन सब के बारे में जो है इसके अंदर डिस्कस किया गया है। हमने टी टेस्ट जेड टेस्ट कर लिया, वो थे अपने क्या नाम है पैरामेट्रिक टेस्ट। अब हम करेंगे इसके अंदर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जो जैसे अपने काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब इसके अंदर पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से। तो इंट्रोडक्शन एंड अजम्पशंस क्या है इस चीज की, जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है वो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो वो है कि आप जब वेरिएंस है उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे, वेरिएंस को किस तरह से स्टडी करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, दो मीन वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है या जो वेरिएंस क्रिएट हो रहा है उसके बारे में इसके अंदर पढ़ाई करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की शॉर्ट फॉर्म अपनी एनोवा होती है, आपने बहुत बार सुना होगा। और टेस्टिंग टू मीन्स वी हैव टी टेस्ट, जेड टेस्ट एक्सेट्रा, बट इफ वी हैव मोर देन टू मीन्स दीज टेस्ट आर नॉट एप्लीकेबल। तो दो मीन्स की जब बात करी जाती है, यानी कि हमारे पास दो डाटा के मीन गिवन है, तो या दो से ज्यादा क्या मीन गिवन है, तो वहां पर जो ये वाले टेस्ट हैं टी टेस्ट और जेड टेस्ट जो है वो अप्लाई नहीं होते हैं। तो हमें जो है एनोवा का इस्तेमाल वहां पर करना पड़ता है कि वहां पर जो वेरिएंस आ रहा है दो से ज्यादा मीन्स के बीच में, उसके बीच में जो है उसको कंपेयर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो वो किया जाता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अ टीचर इज इंटरेस्टेड इन कंपेयरिंग द मीन और एवरेज मार्क्स ऑफ मोर देन टू पेडागोजीज अडॉप्टेड। पेडागोजीज होती हैं आपके पढ़ाई करने का तरीका या टेक्निक जो आपके स्कूल लेवल तक अप्लाई होती हैं। अ बायर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट द एवरेज माइलेज ऑफ 4 मोटर बाइक इज सेम और नॉट। तो 4 मोटरसाइकिल्स हैं उसके सामने ऑप्शंस लेने के, तो उसके अंदर उसको ये डिसाइड करना है कि कौन सी मोटरसाइकिल जो है एवरेज माइलेज जो है उन सब की जो है कैसी है और कैसी नहीं है। अगर सेम है तो फिर वो और कोई अपने मीन को लेकर डिसीजन ले सकता है, लेकिन फिलहाल बात एवरेज माइलेज की है। चारों के बीच में जो है हमको डिफरेंस कैलकुलेट करके देना है, तो यहाँ पर जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो R.A. फिशर जो है इन्होंने दिया था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस 1920 में। When a data set is defined on the basis of one quality or attribute, it is called one way variance और one way ANOVA। यानी कि अगर कोई एक क्वालिटी है, जैसे यहाँ पर जो माइलेज की बात की गई थी, तो यहाँ पर बात है वन वे वेरिएंस की या वन वे ANOVA की। जब किसी सिर्फ एक क्वालिटी को लेकर, सिर्फ एक फीचर को लेकर जो है हम वहां पर बात करते हैं या वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। व्हेन अ डाटा इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू वैल्यू और एट्रीब्यूट, इट इज नोन एज टू वे वेरिएंस। यहाँ पर अगर मैं लिख देता कि अ बायर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट द एवरेज माइलेज एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4 मोटर बाइक इज सेम और नॉट, तो यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स हो गए, एक तो माइलेज की बात हो गई और एक मैक्सिमम स्पीड की बात हो गई, या कोई भी और फीचर हो सकता है। यानी कि एक से ज्यादा अगर फीचर की बात हो रही है तो वहां पर जो है टू वे वेरिएंस इस्तेमाल किया जाएगा। अजम्पशंस हैं कुछ एनोवा के, यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करने के लिए कुछ हमें पहले अज्यूम करनी पड़ती हैं चीजें, वो देखते हैं। नॉर्मली द पॉपुलेशन बीइंग एनालाइज्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन। तो मीन की ही यहाँ बात हो रही है कि हमें दो मीन वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो ये माना जाएगा, ये अज्यूम किया जाएगा जो पॉपुलेशन है वो जो है प्रॉपरली मीन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, विच मे और मे नॉट बी इक्वल बट विद इक्वल वेरिएंस। सैंपल्स आर टेकन एट रैंडम एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल सैंपल्स। तो सैंपल्स जो लिए गए हैं हमारे रिसर्च के लिए या वेरिएंस के लिए वो इंडिपेंडेंट है और जो है एक दूसरे से जो है अलग अलग है, उनका एक दूसरे के ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। The sum of variance will be equal to the total variance of all component। जो sum of variance है वो total variance जो है सभी components के उसके बराबर होना चाहिए। अंडर द अबव assumption the variance technique analysis is true। अगर ये तीनों assumption जो है आपकी होल्ड करती है तो आपका जो एनोवा है वो ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज द फाइंडिंग्स आर इल्यूजरी, मतलब जो है वो बेकार है एंड लेस सिग्निफिकेंट। टेक्निक्स जो है वो वन वे एंड टू वे हैं। तो वन वे क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि द डाटा इज कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू अ सिंगल फैक्टर। तो एक फैक्टर जो है कोई भी, जैसे ऊपर माइलेज बात की थी, तो सिर्फ एक फैक्टर के हिसाब से डाटा को हम अरेंज कर देंगे। हमारे पास 4 बाइक हो चाहे 10 बाइक हो, लेकिन हम बात सिर्फ एक उनके माइलेज परस्पेक्टिव से कर रहे हैं, तो हम 10 की 10 बाइक जो है वो माइलेज के हिसाब से नोट डाउन करेंगे और जिस बाइक की जो है माइलेज सबसे अच्छी होगी उसको लेने के लिए फिर आगे फर्दर डिसीजंस लेंगे। द डाटा आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू अ सिंगल फैक्टर। सिमिलरली द यील्ड्स ऑफ मेनी प्लॉट ऑफ लैंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ सीड और फर्टिलाइजर। इन वन डायरेक्शन ANOVA इज अकम्पनीड बाय 3 मेथड। तो यहाँ पर 3 मेथड्स दिए गए हैं जिनसे जो है वन वे ANOVA जो है या वन डायरेक्शन ANOVA जो है वो अचीव किया जा सकता है। तो डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और मेथड ऑफ कोडिंग। डायरेक्ट मेथड से जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये ANOVA के जो है हमें वन वे वाले मेथड जो है वो डिकोड कर रहे हैं हम।
अंडर दिस मेथड फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। तो ये कुछ स्टेप्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, ये फॉलो करते हैं तो हमारा जो है डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमारा वन डायरेक्शन या वन वे एनोवा जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो H0 जो है वो μ1 μ2 जो है इस तरह से जो भी हमें प्रोवाइडेड होगा तो हमें वो सेटअप करना है। सिमिलरली हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेटअप करेंगे। उसके बाद आता है कैलकुलेट द वेरिएंस बिटवीन द सैंपल। जो सैंपल्स हमें प्रोवाइडेड हैं, मीन सैंपल्स हैं या जैसे ऊपर में एवरेज माइलेज हमें प्रोवाइडेड थी, उनके बीच में जो है डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर दिस कंप्यूट द मीन। मीन तो देखो हर जगह, क्योंकि बात यहाँ पर मीन की हो रही है तो मीन कैलकुलेट करे बिना हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। एंड देन कैलकुलेट द कंबाइंड मीन ऑफ ईच सैंपल। तो एक पहले इंडिविजुअल मीन निकाल लेंगे हर सैंपल का, उसके बाद फिर कंबाइंड मीन निकाल लेंगे सारे सैंपल का। उसके बाद आता है फाइंड द डेविएशन। तो जो हमारा सिंगल मीन है यानी इंडिविजुअल मीन है उसको हम माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे हमारा कंबाइंड मीन जो आया है, उससे जो हमारे को फिर वेरिएशन है वो पता चल जाएगी। और उसके बाद स्क्वायर दीज डेविएशंस, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे सिंपली। देखिए सबसे पहले निकाल लेंगे मीन, उसमें से माइनस कर देंगे कंबाइंड मीन। इन दोनों का जब स्क्वायर कर देंगे इस वैल्यू का तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। आफ्टर दिस वी कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन बिटवीन सैंपल्स। तो ये जो SSB है यानी का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स को जो शॉर्ट फॉर्म किया गया है वो किया गया है SSB के द्वारा। यानी जो स्क्वायर्स हैं यानी कि जो सम ऑफ स्क्वायर है यानी ये इससे जो वैल्यू हमें निकल कर आएगी उन आपस के बीच में जो है, जो अभी हमें डाटा दे रखा होगा, मान लीजिए जो भी डाटा दे रखा होगा हम सब में ये इस तरह का जो फंक्शन है वो लगा देंगे। तो जो भी हमें वैल्यू निकल कर आएगी उसके बीच में जो कितना डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। और वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है N1, यानी कि जो डाटा सेट 1 है या सैंपल साइज 1 है मल्टीप्लाइड बाय X1, उस डाटा का यानी कि जो डाटा 1 है यानी सैंपल 1 है उसका जो हमने ये सम ऑफ स्क्वायर्स निकाला है वो प्लस कर देंगे दूसरे डाटा का। फिर इस तरह से जो है जितने भी नंबर ऑफ डाटा हमें प्रोवाइडेड है वो सब हम प्लस कर देंगे। तो कहने का मतलब है ये क्या था, स्क्वायर ऑफ जो है डेविएशन, इसका सम क्या होता है, जितने भी डाटा हमें प्रोवाइडेड है उन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ अ सैंपल या बिटवीन सैंपल। तो वो आ जाएगा SSB। सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई भी टेक्निकल बात नहीं है। उसके बाद निकालेंगे मीन सम ऑफ स्क्वायर। मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ टोटल डाटा है। देखिए मीन कैसे निकालते हैं, हमें सिग्मा जब x दे रखा हो डिवाइड कर देंगे हम, यानी कि जो वैल्यूज हमें प्रोवाइडेड है एक डाटा सेट में उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो ऐसे हमारा जो है मीन निकल के आ जाता है। लेकिन हमें निकालना है इसका मीन यानी सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी जो हमने SSB किया है इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो SSB से वैल्यू निकल के आएगी वो जो मीन होगा या जो सम होगा इन सब के स्क्वायर्स का, स्क्वायर ऑफ डेविएशन का, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट्स। जो जैसे यहाँ पर k है तो उसको कर देंगे k-1, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्विवेलेंट होता है। k इज द नंबर ऑफ सैंपल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है k-1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी निकालनी है आपको, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जितने आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर से एक घटा दीजिएगा, आपके पास जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वेरिएंस विद इन द सैंपल। अब सैंपल्स के अंदर जो है वेरिएंस हम कैसे जो है डिफाइन करेंगे, वो निकालने का सिंपल सा तरीका है। जो वैल्यूज हमको दे रखी है x वाली, उसके अंदर से जो है हम जो उनका मीन है वो माइनस कर देंगे। उसके बाद उसका फिर से स्क्वायर कर देंगे, जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स बन जाएगा। तो इस तरह से ये फिर से वही दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन विद इन सैंपल। तो तीन चीजें हो गई। अब एक हो गया, सबसे पहले मीन निकाल लिया हमने, x बार निकाल लिया। उसके बाद हमने उसकी जो है उसके अंदर से जो है कंबाइंड मीन माइनस कर दिया, उसका फिर स्क्वायर कर दिया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया। इसकी वैल्यू जो है हमने SSB में यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन बिटवीन सैंपल्स, उसके अंदर जो है जो भी हमारे सैंपल नंबर्स थे उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ये SSB को हमने यूज किया अपना MSB यानी कि मीन निकालने के लिए, MSB का मीन निकालने के लिए। उसके बाद जो है MSB से आगे हम बढ़ेंगे, वो निकालेंगे हम SSW यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन विद इन सैंपल, यानी कि सैंपल के बीच में हमने निकाल लिया अभी तक मीन कितना है, अब निकालेंगे सैंपल के बीच का डेविएशन। तो वो निकालने के लिए जो टेक्निक है वो ये है कि भाई x जो है हमारी डाटा जो गिवन है उसके अंदर से उस डाटा का जो है मीन माइनस करते रहेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से जो है जो वैल्यू यहां से निकल कर आएंगे, मान लीजिए 10 था और जो है मान लीजिए कोई भी डाटा था और पहली वैल्यू 10 थी, उसके अंदर से जो उसका मीन आया वो आया मान लीजिए आप 12 मान लीजिए, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। तो इस तरह से जो है वैल्यू जो है प्लेस कर देंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे, तो वो चीजें जो है हमारे पास जो है SSW कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर सैंपल के जो वेरिएशंस हैं विद इन सैंपल, जो वेरिएशन हमने अभी कैलकुलेट करा है SSW से, उसका मीन निकाल लेंगे। तो वो निकालने का भी सिंपल तरीका है, SSW को n-k कर देंगे, तो ये सब जो है चीजें आ जाएंगी। ये फिर से डिग्री ऑफ फ्रीडम है, V2 जो है वही V1 ऊपर आ गया होगा, यहाँ पर कहीं पे इन्होंने कहा इस्तेमाल करा है V1 का, लिखा नहीं है, बट अगर यहाँ V2 लिखा है तो ये मान लेंगे कि V1 ये वाला हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद जो है हम सारे रिजल्ट्स हैं ये सारे देखिए, ये बताए हुए इन्होंने, ये सम ऑफ स्क्वायर हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, मीन हो गया और एफ रेशो हो गया। तो MSB जो हमारा ये कैलकुलेट होकर आया, इसको डिवाइड कर देंगे MSW से, ये हमारा जो है एफ रेशो आ जाएगी उससे।
तो ये चीजें हैं बस, और कुछ खास इसके अंदर है ही नहीं। तो आइए देखते हैं ये जो है इसके द्वारा हमको दे रखा है, देखिए प्लॉट दे रखे हैं हमको और सीड दे रखे हैं कि कितने कितने जो है सीड्स, मान लीजिए ये है ये जो बीज है ये मान लीजिए अंगूर का है, या ये केले का है, या ये सेब का है, कुछ भी मान लीजिए अमरूद का है, और ये हमें प्लॉट गिवन है कि यहाँ यहाँ जो है कितने कितने बीज हमने किस किस चीज के उगाए हैं, तो हमें पता चल जाएगा। तो उसके बाद हमें है सेट अप अ टेबल ऑफ अनोवा एंड फाइंड आउट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन यील्ड ऑफ दीस सीड वेरिएंट और नॉट। तो हमें पता करना है कि जो आपस में इनके जो डिफरेंसेस हैं, ये जो हमारे हमने एट्रीब्यूट्स चूज करे हैं सीड्स, इनके अंदर जो है मीन डिफरेंस जो है वो कितना है और कितना नहीं है, वैरायटी जो भी है इनकी हमें पास जो गिवन है वो ये चीज ये वैल्यूज हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से प्लॉट करना है। तो x1 है, x2 है और x3 है। x1 हो गया हमारा x1 हमारा है 5 10, ये रहा, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा हो गया x3। तो हमारे पास 3 डाटा सेट्स हो गए, नंबर है हमारे पास 5। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा x1 निकाल लिया, n1 निकाल लिया, हमारा जो x1 का जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 10। इसी तरह ये सिग्मा x2 निकाल लिया 40/50, इसका आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा हमारा 12। ये गिवन ही है यहाँ पर। तो ये चीज हमने सबसे पहला जो स्टेप था अपने उसका यहाँ पर देखेंगे आप, तो था मीन निकालना। तो मीन हमने निकाल लिया। अब हम कंबाइंड मीन निकाल लेंगे एक बार इनका। ये देखिए ग्रैंड मीन जो है इन सबको ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 3। तो जो मीन आए हैं इंडिविजुअली यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 वैल्यूज हैं तो डिवाइड कर देंगे 3 से। तो ये है हमारा 10, ये है 8 18 और 12, यानी कि जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा जो कंबाइंड मीन आ गया वो 10 आ गया। तो हमारे अब 2 स्टेप्स जो है पूरे हो चुके हैं। 2 स्टेप्स यानी कि पहला मीन निकालना इंडिविजुअल सेट्स का, और दूसरा जो है कंबाइंड मीन निकालना, यानी कि अब जो है कंबाइंड मीन जो है हमने ये वाला जो है निकाल लिया है। अब ये वाला फंक्शन जो है यूज करेंगे इंडिविजुअल सेट्स के लिए। तो आइए देखते हैं SSB निकाल लेंगे n1, तो x1 यानी 10 माइनस कर देंगे कंबाइंड मीन जो कि हमारा 10 आ गया। तो इस तरह से जो है ये चीजें सारी कर देंगे। जो हमारा स्क्वायर और जो SSB आ जाएगा वो आ जाएगा 40। हम निकाल लेंगे फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी k-1। तो k कितना था हमारा 3 था, ये हमारा k था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंबाइंड मीन्स कितने थे हमारे वो आ जाएंगे। उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा MSB आ जाएगा। देखिए ऊपर कितना टेक्निकल लग रहा था जब उसको डिकोड किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर कितना आसान सा है, सिर्फ इतना है। पहले मीन निकालिए, उसको उस मीन को टोटल ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितने मीन निकले हैं वो आपका आ जाएगा कंबाइंड मीन। उस कंबाइंड मीन को अपने इंडिविजुअल मीन से माइनस कर दीजिए और उसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके जितना भी नंबर है, जैसे यहाँ पर 5 थे तो यहाँ पर सारे सेम है, तो 5 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमने आ गया। ये फिर हम जो है उसको टेबल में प्लॉट करेंगे। ये x1 आ जाएगा हमारा, जो डाटा हमें ऑलरेडी गिवन था, ये हमने उसका मीन निकाल रखा है। अब मीन में से इंडिविजुअल वैल्यूज माइनस कर रहे हैं, 10 में से 5 माइनस कर दिया -5, फिर इसका स्क्वायर कर दिया 25 25। तो हमारे पास ये पहली वैल्यू जो है वो फॉर्मूले में पुट करने के लिए वो आ गई, यानी 54। सिमिलरली हमारे जो है x2 यानी कि जो डाटा सेट 2 था उसकी वैल्यू आ गई, और फिर ऐसे ही डाटा सेट 3 की वैल्यू आ गई। इसको जो है अब हम अपने फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे, तो हमारा SSW आ जाएगा, यानी कि विद इन सैंपल्स के बीच में जो वेरिएंस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन विद इन सैंपल्स। तो वो ये चीज जो है फॉर्मूला कर लिया हमने। 54 आ गया, 26 आ गया, देखिए एज इट इज जो है वैल्यू जो हमने यहाँ प्लेस किए। 112 आ गया। यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लेंगे। n कितना था हमारा 15 था, माइनस कर देंगे k से जो हमारा 3 निकल के आया था यहाँ पर। ये जो k है जो हमारा ये रहा 3। तो ये चीजें हैं। अच्छा आप पूछेंगे 15 कैसे हुआ? तो 15 ऐसे हुआ कि x1 भी 5 प्लॉट में, x1 जो सीड है वो भी 5 प्लॉट में डाला गया है। इस तरह जो तीनों है x2 भी वो भी 5 में डाला गया, और x3 जो है वो भी 5 प्लॉट्स में डाला गया। तो 5 5 और 5, तो टोटल जो हमारे पास वो आ गए, जो तीनों सीड है वो टोटल कितनी बार डाले गए? 15 बार। तो इसलिए यहाँ पर बड़ा n जो है इस्तेमाल किया गया है, और k हमारा क्या था? 3 था। तो उस तरह से हमारा आ गया। तो हमने जो वैल्यू निकाल ली अपनी, यानी कि SSW बाय IN-K यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी V2, वो हमारी आ गई 9.5। अब ये जो है अनोवा टेबल में डाल देंगे इसको। SSB हमारा 40 आ गया था ऊपर, कहाँ गया ये रहा, SSB 40 आ गया था। जो SSW है वो ऊपर 114 आ गया, और जो हमारा इन दोनों को जब टोटल कर देंगे तो हमारा जो है TSS आ जाएगा, यानी कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिविजुअली लिख देंगे इसको, फिर मींस जो है 40 2 जो है MSB निकाल लेंगे, MSW निकाल लेंगे। फिर F रेशो कैसे निकालते थे? इन दोनों को आपस में डिवाइड करके। ये देखिए जो है F रेशो का फॉर्मूला यहाँ पर जो है हमने डिस्कस किया था। MSB निकाल लिया, MSW निकाल लिया, MSB को जो है MSW से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो है F रेशो का जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये आपकी जो है अनोवा टेबल बन जाती है। तो कुछ भी जो है वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। आप बस मीन निकालिए, उन जितने भी डाटा सेट्स का आपने मीन निकाला उनको जोड़ दीजिए आपस में, उसको डिवाइड कर दीजिए कितने नंबर ऑफ मीन थे, वो आपका कंबाइंड मीन निकल जाएगा। आप उस मीन को जो आपने इंडिविजुअली निकाला है उसको कंबाइंड मीन में से, उसमें से कंबाइंड मीन जो है माइनस करते रहिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, कितनी जगह उस जो डाटा है वो अप्लाई हुआ, जैसे यहाँ पर 5 था, तो उस तरह से जो चीजें आपकी कैलकुलेट होती जाएंगी। तो ये जो था आपका डायरेक्ट मेथड था एनोवा
कैलकुलेट करने का। उसके बाद हम अगले मेथड पे आते हैं जो कि हमारा शॉर्टकट मेथड, यानी शॉर्टकट मेथड जो है द अबव मेंशन्ड डायरेक्ट मेथड इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, अच्छा, and calculative, and also it becomes little complicated in case where arithmetic is not in whole numbers। हाँ वो बात तो ठीक है, जहां पर डेसिमल्स में बात आ जाए, जैसे यहाँ पर सिंपल था, हमारे पास डाटा छोटा था और चीजें जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट नंबर्स में थी, लेकिन जब बात यहाँ पर 5.1 आ जाए, 8.3 आ जाए, तो वहां पर जो है थोड़ी टेक्निकलिटी डायरेक्ट मेथड की बढ़ जाएगी। उसके बाद आते हैं एंड ऑल्सो इट बिकम्स लिटल, तो वही चीज है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम शॉर्टकट मेथड वाज इंट्रोड्यूस, तो शॉर्टकट मेथड जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर हमने जो है करेक्शन फैक्टर नाम का एक फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल किया था। बाकी चीजें जो है इसके अंदर वही है, सम ऑफ सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा x1, वो तो ये मीन भी निकालने का अपना जो है सिस्टम है, इसको जो स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सैंपल वैल्यूज। फिर करेक्शन जो है फैक्टर आ जाता है, वो आ जाता है, तो टी है स्क्वायर ऑफ टोटल वैल्यूज ऑफ सैंपल, जो टोटल वैल्यूज हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, वो टी स्क्वायर को जो है डिवाइड कर देंगे एन यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। उसके बाद आता है हमारा TSS निकालना, वो जो TSS उसमें से निकाला था टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ऊपर भी निकाला था हमने, ये रहा, यानी SSB और SSB का इसके अंदर जो है वो तरीका थोड़ा इस तरह का है। तो सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा x1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 का स्क्वायर, ये डाटा सेट्स हैं x1 x2 x3 और कितने भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके अंदर से माइनस कर देंगे करेक्शन फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जिससे जो है वेरिएशन जो है वो आपकी एनोवा के हिसाब से एनालाइज होकर आ जाएगी। उसके बाद SSB कैलकुलेट करेंगे, फिर से इसके अंदर वहां पर जो है मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर डिवाइड करेंगे और कॉन्स्टेंटली जो है करेक्शन फैक्टर को चीजों में से माइनस करते रहेंगे। SSW निकालना है तो टोटल में से SSB माइनस कर देंगे। आप देखेंगे जो TSS था वो क्या था, TSS जो है वो है SSB प्लस SSW। तो मान लीजिए हमें इनमें से कोई एक चीज निकालनी है और दो गिवन है, तो हम सिंपली उसको TSS में से माइनस कर देंगे और हमारा जो है वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सिमिलरली वो यही किया गया है, SSW निकालना है तो TSS में से यानी टोटल सम ऑफ वेरिएंस जो सैंपल्स का था उसके अंदर से हमने SSB को माइनस कर दिया, तो हमारा जो है सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल जो है निकल कर आ गया। ये बिटवीन सैंपल है, ये विद इन सैंपल है, तो वही चीज जो है यहाँ पर की गई है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से k-1 और n-k की तरह निकलेगी। तो इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f इज शॉर्टर स्मॉलर देन टेबल वैल्यू ऑफ f वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, और अगर जो f की वैल्यू है वो टेबल वैल्यू ऑफ f से ज्यादा है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ये आपको एक क्वेश्चन जो है करके दिया गया है, यहाँ पर देखिए वही है x1 का स्क्वायर आपने कर दिया, उसके बाद ये जो यही वैल्यू है इनका स्क्वायर यहाँ पर किया हुआ है और उसका आपने टोटल कर दिया, इनको ऐड कर दोगे तो ये इस तरह से फिर x2 का आ जाएगा, x3 का आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे इस वाली वैल्यूज को, तो उसके बाद हमारे पास जो है करेक्शन फैक्टर का वो टी स्क्वायर बाय एन जो था वो निकल कर आ जाएगा। 15 जो है ये हमारे हैं, फिर से देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 जो है वो 3 बार है, A के भी 5 है, B के भी 5 है, C के भी 5 है, तो टोटल जो है वो हो गए हमारे n जो हो गया वो बड़ा n जो है ये स्मॉल n है हर किसी के लिए, और जो बड़ा n है वो भी हो जाएगा n1 प्लस n2 और प्लस n3, इस तरह से जो है बड़ा n कैलकुलेट हो जाएगा, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके ये करेक्शन फैक्टर फिर हम जो है जहां भी जो अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने ये निकाल लिया था 1326 आया था, फिर 1235 आया था और जो है 1615 आया था, इसको ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे अपना करेक्शन फैक्टर, तो हमारा जो TSS है वो निकल जाएगा। फिर ऐसे SSB निकाल लेंगे, TSS में से SSB माइनस कर देंगे तो हमारा SSW आ जाएगा, वही वैल्यू सारी सेम यहाँ पुट कर देंगे। ये जो है F रेशो का फॉर्मूला वही रहता है MSB बाय MSW, तो हमारा जो ये आ गया है देखिए 0.18 आ गया है। तो टेबल वैल्यू जो है f की एट 5% लेवल इज 3.89। हेयर कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ f इज लेस देन द टेबल वैल्यू, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड। तो इस तरह से जो है हमारा ये है शॉर्टकट मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद कोडिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं हम, ये एनोवा के ही मेथड अभी तक चल रहे हैं। सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया था। डायरेक्ट मेथड जो है मीन से कैलकुलेट किया जाता है, मीन निकालोगे उसके बाद कंबाइंड मीन निकालोगे, मीन में से कंबाइंड मीन माइनस कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, SSB निकालेंगे, यानी बिटवीन जो वेरिएबल्स के बिटवीन जो है कितना जो है सैंपल्स के बिटवीन कितना वेरिएशन है वो निकाल लेंगे, उसका सम कर देंगे। फिर उसके बाद जो सम ऑफ वेरिएशन बिटवीन जो विद इन सैंपल है वो निकाल लेंगे, यानी SSW निकाल लेंगे। उसके बाद जो है TSS निकाल लेंगे, यानी कि SSB प्लस SSW। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया अपना शॉर्टकट मेथड, जिसके अंदर जो है हम डाटा सेट्स को है उसका सिग्मा x स्क्वायर यूज करते हैं, वो वैल्यूज डिवाइड बाय n1 कर देते हैं प्लस जितनी भी वैल्यूज हमें दे रखी होती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी जो है V2 निकालना है, यानी कि जब आप लास्ट कैलकुलेशन स्टेज पे होंगे अपनी, तो वहां पर जो है टोटल नंबर ऑफ यानी n जो बड़ा n है जिसके अंदर n1 प्लस n2 प्लस n3 और डिपेंडिंग की कितनी आपको डाटा सेट्स अवेलेबल है वो सब ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे कि यानी कंबाइंड मीन का जो जितना नंबर हमारा बनता है वो।
उसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे मेथड पे जो है कोडिंग मेथड। दिस मेथड हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग द टीडीएस कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड इन शॉर्टकट मेथड। तो अब देखिए ये एक मेथड जो है अगले मेथड से जो है पिछले मेथड को जो है वो मुश्किल बताया जा रहा है। जैसे शॉर्टकट मेथड जो था वो इसलिए बनाया गया क्योंकि डायरेक्ट मेथड मुश्किल हो गया था, और कोडिंग मेथड अब इसलिए बनाया गया क्योंकि भाई शॉर्टकट मेथड भी मुश्किल हो गया था। कोडिंग रेफर्स टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डाटा बाय कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इस तरह से हाँ, ये इसको एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू ही समझने की कोशिश कर लेते हैं। एबीसी लिमिट ऑफ जयपुर तो इस तरह से है, वेदर इट्स 3 सेल्समैन टेंड टू मेक, ये टेस्ट करना चाहते हैं कि इनके जो 3 सेल्समैन है एक्स वाई और जेड है वो कितनी सेल है सेम साइज की बना सकते हैं या कोई उनके अंदर डिफरेंस जो वो रहेगा। तो ये हमें डाटा गिवन है। देखिए 5 पोल्स जो है वो लगाए हैं, एक्स ने 6 लगाए हैं, वाई ने, तो यहाँ पर जो एन है हमारा वो थोड़ा अलग अलग हो जाता है। N1 हो गया 6, N2 हो गया 5 और Z जो N3 हो गया वो हो गया 5। तो इस तरह से जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखेंगे आप N6 है यहाँ पर, N5 है और N5 है। तो इस तरह से जो है तो वही चीजें हैं, बार बार घूम फिर के फिर से करेक्शन फैक्टर वही चीजें हैं, मुझे इसमें अंदर कोई फर्क खास दिख नहीं रहा है। SSW जो है वो TSS माइनस SSB कर देंगे, फिर से एनोवा टेबल निकाल देंगे, एफ रेशो फाइनली आपकी MSB और MLW को डिवाइड करके आ जाएगी। तो ये आपकी जो चीजें हैं, ये आपका जो एनोवा है उसके जो मेथड्स हैं 3 हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं टू वे क्लासिफिकेशन पर। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि एक सिंगल जो फीचर है उसको लेकर जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैसे करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर 2 से ज्यादा अगर फीचर्स हैं या 2 फीचर्स हैं, 2 के बेसिस पे या फैक्टर्स या कुछ भी, तो उनके बेसिस पे जो है वेरिएंस कैसे निकाला जाएगा। टू वे क्लासिफिकेशन, इन दिस डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर। तो 2 फैक्टर है उनके बेसिस पे जो है डाटा क्लासिफाई किया जाएगा। तो फिर से सेट दिए गए हैं इन पे। सबसे पहले हमारा वही फंडा रहता है कि भाई नल हाइपोथेसिस को सेट करो और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेट करो। बी जो है वो है आफ्टर सेटिंग हाइपोथेसिस कोडिंग कैन बी डन टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। फिर से आपका करेक्शन फैक्टर आ जाता है T²/n। उसके बाद आपको TSS निकालना है, सारे डाटा को जो है आपके उसके टोटल को जो है सिग्मा स्क्वायर को ऐड कर दो, उसके अंदर से जो है माइनस कर दो। फिर आपका SSC यानी कि बिटवीन कॉलम्स जो है, यानी कि यहाँ पर 2 फैक्टर्स की बात हो रही है तो कॉलम्स की बात हो जाएगी। बिटवीन कॉलम्स कितनी वेरिएशन है वो निकाल लेंगे सिग्मा एक्स सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय NC, और इसका भी सम जो है हम कर देंगे, माइनस कर देंगे करेक्शन फैक्टर। आइए इसको एक बार जो है अपना प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर है द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय 3 डिफरेंट वर्कर यूजिंग 3 डिफरेंट मशीन। तो 3 डिफरेंट वर्कर है और 3 डिफरेंट मशीन के थ्रू उन्होंने जो है कमोडिटी प्रोड्यूस करी है। तो मशीन है A, B और C और वर्कर्स हैं X, Y और Z। तो यहाँ पर 2 से ज्यादा चीजों की बात हो गई है। ये देखें तो इस तरह से जो है ये X1 निकल आया हमारे पास, ये आ गया 45, 40, 75। तो इस तरह से जो है हमने 9, 35 और जो है 5 से जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन द डाटा इज कोडेड बाय डिवाइडिंग। तो 5 से जो है यहाँ पर डिवाइड करके डाटा को जो सिर्फ जो नंबर्स हैं यानी कि जो बड़े नंबर हैं उनको जो है छोटा कर दिया गया है ताकि कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए। और जो आपका, क्योंकि देखिए मीन जो होता है या जब भी आप इस तरह की बात करते हैं तो मीन के जो चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन है उससे जो है अफेक्ट करता है। आप अगर सभी वैल्यूज को जो आपके पास सैंपल डाटा अवेलेबल है उसके अंदर से एक पर्टिकुलर वैल्यू, सेम वैल्यू सभी में से माइनस कर देंगे तो जो मीन आएगा वो फिर भी बिल्कुल सेम आएगा जो आपकी ओरिजिनल वैल्यूज थी। तो वही काम यहाँ करा है, 5 से डिवाइड कर दिया है सारी वैल्यूज को। तो हमारे पास जो यूनिट्स हैं जो पहले 45, 35 थी, 40, 55, 60 थी, वो छोटी छोटी हो गई हैं। अब हमारे पास 9, 7, 10 बच गई हैं। फिर से इनका जो है हम यहाँ पर सिग्मा X1 कर देंगे, ये सिग्मा X2 हो जाएगा, ये सिग्मा X3 हो जाएगा, सिमिलरली ये सिग्मा X हो जाएगा क्योंकि हम अब इस तरह का भी जो है टोटल कर रहे हैं। फिर इनका स्क्वायर कर देंगे, ये जो है वापस से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। तो स्क्वायर्ड वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो की गई हैं। 9 का स्क्वायर 81, 7 का 49, इस तरह से जो है हमें कैलकुलेशंस करनी है। इसके अंदर हमारे पास ये T आ गया है, सिग्मा X1 यानी कि जो है ये 26 वगैरह है, 26, 31 और 33, इनको ऐड कर देंगे 90 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू जो है आप सीधा उठाकर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 9 से, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है 3 इसने करी है, 3 इसने करी है और 3 इसने करी है। तो टोटल जो डाटा है हमारे पास वो आ गया 9 का। तो 9 जो है हमारा n हो जाएगा, तो 900 जो है हमारा आ गया करेक्शन फैक्टर। अब उसके बाद जो है हम TSS निकाल लेंगे। TSS कैसे निकलेगा, 230 प्लस 329 और 485 को ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे उसके अंदर से करेक्शन फैक्टर। तो हमारा जो है TSS भी आ गया। उसके बाद हम जो है कॉलम्स के बिटवीन जो है जैसे ये था रो टोटल, अब ये है कॉलम टोटल, इनके बीच में कितना वेरिएंस है ये निकाल लेंगे। ये निकालने का तरीका क्या होता है, 26 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 31 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर। इस तरह से हम डाटा लिखेंगे, इनको ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये जो है 3 है, जो कॉलम्स है हमारे पास कितनी है, 3 है। तो इस तरह से जो है हमारे इसके अंदर से जो है करेक्शन फैक्टर जो हमने यहाँ निकाल लिया था 900 ये माइनस करते रहेंगे। तो हमारे पास इसलिए SSR भी आ गया। तो जो अब TSS भी हो गया
हमारे पास कहाँ गया TSS, ये TSS भी हो गया, SSC भी हो गया हमारे पास, और SSR भी हो गया। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज जो है आ चुकी हैं। अब SSE निकाल लेंगे, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब है जो बच गया, कुछ जो वेरिएंस जो है देखिए तभी तो आएगा जब टोटल जो है कुछ आ रहा है। मान लीजिए टोटल 100 आ रहा है और हमारे पास टोटल के ही दो पार्ट्स हैं जिनका टोटल जो है, जिनका सम जो है वो 100 नहीं बन रहा, यानी कि कोई ऐसा तीसरा फैक्टर भी है जो वेरिएंस क्रिएट कर रहा है, तो वो SSE बन जाता है अपना 79.33। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ गई इंडिविजुअल इन सब की, ये हमने एनोवा टेबल में प्लेस कर दिया। फिर से वही एनोवा टेबल के लिए MSC डिवाइडेड बाय जो है हमारा MSE कर देंगे, और फिर से MSR डिवाइडेड बाय MSC कर देंगे, तो हमारी F रेशियोज जो है वो आ जाएंगी। इसके अंदर फर्क सिर्फ रेजिडुअल का ही है, बाकी अदरवाइज चीजें जो है सेम है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बच जाएगा जो हम अपने आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही काफी है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बड़ी आसान सी चीजें हैं, आपने देखी होंगी, मैंने प्रैक्टिकल के थ्रू आपको कराने की कोशिश की है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके प्रैक्टिकल ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बट इनको समझने के लिए प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होना जो है जरूरी है। आप इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, आपको वो समझ चीजें मुश्किल से आएंगी, लेकिन आप इनको प्रैक्टिकल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। जो ऊपर ये प्रैक्टिकल्स गिवन है, इन्हीं को बार बार रिपीट कर लीजिएगा, तो आपको जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आगे वाले आने वाले चैप्टर में हम अपने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को स्टार्ट कर देंगे, और ये जो है यूनिट हमारी फिर खत्म हो जाएगी। तो तब तक के लिए जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।